हेलो स्टूडेंट, सॉइल क्लासिफिकेशन की आज क्लास में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बारे में और बात करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, जिसे हिंदी में हम वक्रता गुणांक के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में भी, जिसे हम कैसाग्रांटे चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों पॉइंट्स की, यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और प्लास्टिसिटी चार्ट के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो इन तीन पॉइंट्स से हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बारे में। अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बारे में तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं CU से, और CU का हमारा जो फार्मूला है वो है D60/D10। क्या है हमारा फार्मूला? D60/D10 हमारा ये फार्मूला है। अब आगे बात आपको यहाँ ये समझना होगा कि आखिर D60 क्या है और D10 क्या है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें, आप आएंगे यहाँ पर, देखेंगे जरा यहाँ पर कि इफेक्टिव साइज जो है हमारा सॉइल का, उसे हम क्या कहते हैं? D10 हमारा क्या होता है? सॉइल का इफेक्टिव साइज हमारा कहलाता है। अब इसमें D क्या है? D का मतलब यहाँ पर है डाया ऑफ, D का मतलब क्या है? डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल। D का मतलब यहाँ पर है डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल इन mm, यानी सॉइल पार्टिकल का साइज हमारा mm में ही है, डाया ऑफ पार्टिकल। और 10 का मतलब यहाँ पर है परसेंटेज ऑफ फाइनर। 10 का मतलब यहाँ पर क्या है? परसेंटेज फाइनर। अब देखें जरा, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि D10 का मतलब यहाँ पर ये है कि चालनी के में आप जानते हैं जब हमारी कोई सीव है, उस सीव में हमारे क्या होते हैं? पर्टिकुलर जो जिस साइज की हमारी सीव है उसके अंदर होल होते हैं। तो सीव का वो साइज जिससे सॉइल सैंपल का 10% पार्ट क्या हो जाता है? छनकर निकल जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि सीव का वो साइज जिससे हमारे सॉइल सैंपल का 10% पार्टिकल उससे फाइनर है या 10% पार्टिकल उस सीव से पास हो जाते हैं, तो वही सीव साइज हमारा क्या कहलाता है? सॉइल का इफेक्टिव साइज D10 कहलाता है। इसको मैं आपको लिख के बताता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर कि सीव का ऐसा साइज, देखेंगे जरा यहाँ पर आप इस तरीके से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सीव का ऐसा साइज, मैं आपको एकदम इसको समझा देता हूं। देखें, सीव का ऐसा साइज जिससे सॉइल सैंपल के 10% पार्टिकल फाइनर है, या आप ये कह सकते हैं और करके इसमें कि सॉइल सैंपल के, या आप ये कह सकते हैं सॉइल सैंपल के 10% पार्टिकल पास हो जाते हैं, उस सीव से पास हो जाते हैं। अब एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पास हो जाते हैं। एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमारे जो पार्टिकल हैं सॉइल के वो फाइनर होंगे किसी सीव साइज से, तभी तो पास होंगे। तो हम दोनों टर्म में कह सकते हैं कि सीव का ऐसा साइज जिससे सॉइल सैंपल के 10% पार्टिकल फाइनर हैं, तो सॉइल से, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि सॉइल सैंपल के 10% पार्टिकल पास हो जाते हैं, तो वही सीव साइज हमारा क्या कहलाता है? सॉइल का हमारा इफेक्टिव साइज कहलाता है, यानी उसे हम D10 के नाम से जानते हैं। अब अगर यही बात हम इंप्लीमेंट करें किसमें? D60 में, तो बिल्कुल आप सेम इसी तरीके से बोलेंगे कि सीव का ऐसा साइज, आप कहेंगे यहां पर सीव का ऐसा साइज जिससे सॉइल सैंपल के 60% पार्टिकल पास हो जाते हैं या फाइनर हैं, पास हो जाते हैं, या आप लिखेंगे पास, या मैं ऑब्लिक करके लिखता हूँ फाइनर है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे D60 के नाम से जानते हैं। तो देखें जरा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीव का ऐसा साइज जिससे हमारे सॉइल सैंपल के 60% पार्टिकल फाइनर हैं या उस सीव से पास हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा D60 के नाम से हम उसको जानते हैं, यानी उसी सीव साइज को हम क्या कहते हैं? D60 के नाम से उसे जानते हैं। तो अब देखें यहाँ पर जरा,
D30 किस तरह से कहेंगे हम, तो इसी तरीके से कहेंगे सीव का ऐसा साइज जिससे, यानी सीव में आप जानते हैं हमारे होल्स हैं, तो उन होल से हमारे सॉइल सैंपल के 30% पार्टिकल फाइनर है या उससे 30% पार्टिकल हमारे पास हो जाते हैं, उसी साइज को हम क्या कहेंगे, D30 के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें इस फार्मूले की, तो D60 और D10 का जो हमारा रेशियो है किसी सॉइल सैंपल में, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कहलाता है। अगर बात करें कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो हमारी कैसे कैसे हो सकती है, तो देखें जरा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू को समझने के लिए आप यहां पर देखेंगे, अगर कोई सैंड, पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जब हमारी बेल ग्रेडेड सॉइल के बारे में डिस्कस किया तो मैंने बताया कि बेल ग्रेडेड जो हमारी सैंड है, बेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो यहाँ पर हमारी यूनिफॉर्मली सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हमारी सॉइल है, तो उसके लिए हमारी सीयू की वैल्यू कैसे कैसे होंगी, तो यहां पर भी समझेंगे। तो फॉर ए सैंड टू बी वेल ग्रेडेड, यानी एक सैंड अगर हमारी वेल ग्रेडेड है तो सीयू की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 6 होती है। उसी तरह आगे बात करें फॉर ए ग्रेवल टू बी वेल ग्रेडेड, तो सीयू की वैल्यू हमारी किससे ज्यादा होती है, 4 से ज्यादा होती है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के बारे में, तो हमारी सीयू की वैल्यू कैसे होती है, 1 होती है। यानी अगर सीयू की वैल्यू कैसी होगी, अगर हमारी 1 होगी, तो उस केस में हम बात करेंगे कि वो जो सॉइल है हमारी वो कैसी है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर हमारे सेम साइज के पार्टिकल हैं। तो देखें जरा, सेम साइज के पार्टिकल होंगे तभी तो इन दोनों का हमारा जो रेशियो होगा कैसा आएगा, लगभग हमारा 1 के निकल के आएगा। तो ये हमारे 3 होंगे। यहां पर हमने 3 जो टर्म पढ़े सीयू के, यहां से एक बात समझ में आई कि सीयू की वैल्यू या तो हमारी 1 हो सकती है, यहां पर आप लिखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ सी है वो बराबर 1 के इक्वल भी हो सकती है, यहां पर हम कहेंगे 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो मैंने देखा ये साइन लगाया कि सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं यहां पर कि सीयू जो हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है ये काम क्या करता है। तो यहां पर देखें जरा, ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज range is given by यहां पर देंगे, इस पार्ट को ध्यान देंगे कि पार्टिकल साइज रेंज को, यानी हमारा कौन देता है पार्टिकल साइज रेंज, तो पार्टिकल साइज रेंज को देता है हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, या आप ये कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के द्वारा हमारा क्या होता है, पार्टिकल साइज जो रेंज है वो हमारी क्या होती है, मेजर करता है। तो ये हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कहलाता है। अब आगे बात करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या करता है, इसको हम सीसी से डिनोट करते हैं। अगर सीसी के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ध्यान से देखेंगे, और आगे मैं इन दोनों फॉर्मूले के अलावा 2 फॉर्मूले मैंने जो बताया कि रिलेशन बिटवीन CU एंड CC, यहां पर आपको 2 ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे जो हमारे कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, तो ये क्या कहा, तो इसे हम CC से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। अब आगे देखेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए हमारी CU की जो वैल्यू है, CC की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमारी देखें 1 से 3 के बीच हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से देखें 1 से 3 के बीच, यानी 1 के इक्वल, 3 के इक्वल, 1 से बड़ी और 3 के छोटी। यानी अगर हमारी 1 से 3 के बीच अगर हमारी सीयू की वैल्यू है तो वो सॉइल हमारी कैसे होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी। क्लियर है यहां तक। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो इसमें देखेंगे जरा कि जो हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल है उसके हमारी सीयू की वैल्यू हमने कितनी देखी, 1 से 3 हमें देखने को मिली। अब आगे बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में कि यानी सीसी और सीयू के बीच में हमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है। तो देखेंगे जरा यहां पर, अगर आप इस फार्मूले को देखें तो सीसी का हमारा फार्मूला क्या है, पॉइंट नंबर 1 यहां पर लिखेंगे सीसी इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। क्लियर है। क्या मैं यहां पर ये देखिए आप कि जो D60 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CU इंटू D10 लिख सकता हूं। तो यहां से आपको मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो निकलेगा, जो आपको डायरेक्टली आप जब देखेंगे कंपटीशन क्वेश्चंस में, तो यहां पर हमें यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं D60 की जगह क्या लगा दूं, CU इंटू D10 लगा सकता हूं। तो मैंने लिख दिया यहां पर CU इंटू D10 मल्टीप्लाई बाई D10। अब देखेंगे आगे D30 का स्क्वायर अपॉन CU इंटू D10 का स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसमें CU को आप इधर लेके आइए, तो आप क्या देखेंगे यहां पर कि CU मल्टीप्लाई CC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, D30 का स्क्वायर अपॉन D10 का स्क्वायर। ये फार्मूला देखने को मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि अंडर रूट CU
Cc इक्वल टू D30 अपॉन D10। तो ये एक जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। पेपर में क्या होगा, आपको D30 दिया होगा या D10 दिया होगा, या इनमें से कोई भी 3 वैल्यू दे रखी होंगी जिसमें से एक वैल्यू आपको पूछी होगी, तो आप इस फार्मूले को यूज करके डायरेक्टली उस वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिलेशन निकल के आया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके दूसरे रिलेशन की। दूसरे रिलेशन की देखेंगे जरा यहाँ पर, इसी फार्मूले को फिर दोबारा से हम लिखते हैं, यानी Cc इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 मल्टीप्लाई बाई D10। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पर हम अब हम क्या लिख सकते हैं, D10 की जगह हम क्या लिखते हैं, D60 अपॉन CU लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा D30 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखना है हमें, D10 की जगह लिखना है D10, यानी D60 तो ऑलरेडी रहने ही देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे D60 अपॉन CU, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या निकल के आएगी वैल्यू, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 का स्क्वायर अपॉन CU। तो CU हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अब इस CU को हम कहाँ लिख सकते हैं, ये हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, D30 का स्क्वायर अपॉन D60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई CU, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस CU को कहाँ लेके आइए, इसके नीचे लेके आइए। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि CC अपॉन CU इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 का स्क्वायर, और आगे आप ये फार्मूला याद कर लें, या फिर आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट CC अपॉन CU इक्वल टू D30 अपॉन D60। तो देखें ये जो मैंने दो फार्मूले आपको बताए हैं, ये दो फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दो फार्मूले आप डायरेक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखें यहाँ पर जरा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ये क्या करता है। तो ये हमारा करता है शेप ऑफ पार्टिकल, ये क्या काम करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज कर्व, यानी शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल का जो शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के द्वारा। तो ये हमारे कुछ ऐसे टर्म हैं जो हमें डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। आप इनको इस तरीके से याद कर लीजिए, ये जो मैंने वैल्यूज बताई हैं ये डायरेक्ट ऐसा कंटेंट है जो सीधे सीधे हमारा आप कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, यहाँ से हमें तमाम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर पढ़ा सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बारे में, फिर हमने बात की कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बारे में, फिर इनके बीच में रिलेशन देखा, और हमने D60 और D30 के बारे में जानकारी ली। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक यहाँ पर ग्राफ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ग्राफ में आप जो बाई एक्सिस देख रहे हैं, यानी प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है, एक ऐसा चार्ट है जिसके एक्स एक्सिस पर हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को ड्रॉ करते हैं। किसको, यानी सॉइल की लिक्विड लिमिट को हम किस पर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। दूसरा प्लास्टिसिटी चार्ट, जिसे हम कैसाग्रांडे चार्ट के भी नाम से जानते हैं, उसके बाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम ड्रॉ करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसके वाई एक्सिस पर हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी हमें देखने को मिलता है, जबकि हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर हमें क्या देखने को मिलता है, लिक्विड लिमिट हमें देखने को मिलती है। तो आईपी हमें कहाँ देखने को मिलता है, आईपी हमें देखने को मिलता है वाई एक्सिस पर, और WL यानी लिक्विड लिमिट हमें कहाँ देखने को मिलती है, एक्स एक्सिस पर देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये हमारी क्या है, ये वाई एक्सिस आईपी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है वो WL यानी लिक्विड लिमिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट अब ये काम क्या कर रहा है, देखें प्लास्टिसिटी चार्ट में हमारी जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लू वाली लाइन, इस लाइन को हम ए लाइन के नाम से जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें ये क्या है, हमारी ए लाइन है। ये जो ब्लू वाली लाइन आपको देख रहे हैं, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, इसको हम ए लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं ए लाइन क्या करती है। ए लाइन हमारी सॉइल में जो सिल्ट और क्ले है उसको डिवाइडेड करने का काम करती है। यानी इस ग्राफ में जो ए लाइन है इसके ऊपर का जो पूरा जोन है ये हमारा क्ले, इसमें हम क्ले टर्म यूज करते हैं, जबकि इसके नीचे का जोन है वो हमारा सिल्ट है, कौन सी, इनऑर्गेनिक। तो अब देखेंगे जरा ध्यान से कि ए लाइन क्या करती है, ए लाइन डिवाइड सॉइल
इन सिल्ट एंड क्ले, यानी सॉइल को हमारी कैसे डिवाइड करती है, सिल्ट और क्ले में डिवाइड करती है। कैसे, अब देखेंगे ध्यान से। और ए लाइन का जो हमारा फार्मूला है, ए लाइन का आपको फार्मूला याद रखना है। ए लाइन का हमारा फार्मूला है 0.73 WL माइनस 20, ये हमारा फार्मूला है ए लाइन का। यानी ए लाइन आप देख रहे हैं तो ए लाइन से ऊपर का जो जोन है हमारा, ये जो पूरा जोन है ये हमारा इनऑर्गेनिक क्ले का जोन है, जबकि इसके नीचे का जो जोन है वो हमारी इनऑर्गेनिक सिल्ट का जोन है। तो आप ये कह सकते हैं, अब यहां देखें आप जरा, इफ सॉइल प्लॉटेड, यानी अगर हमारी सॉइल की प्लॉटिंग एबव ए लाइन है तो वो हमारी सॉइल कैसी होगी, इनऑर्गेनिक क्ले होगी, इनऑर्गेनिक क्ले होगी, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि सॉइल बिलो ए लाइन, यानी अगर इस ए लाइन से सॉइल नीचे है तब वो सॉइल हमारी क्या होगी, इनऑर्गेनिक सिल्ट होगी, या फिर हम बात करेंगे और ऑर्गेनिक सिल्ट और क्ले हो सकती है, सिल्ट और क्ले, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और लिख लो, सिल्ट और क्ले, यानी या तो ये या फिर ये। देखें जरा ध्यान से, जो प्लास्टिसिटी चार्ट है ये काम क्या करता है हमारा, इसमें जो आपकी ए लाइन दिखाई दे रही है, प्लास्टिसिटी चार्ट किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट और आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रिलेशन से हमारा बनाया जाता है। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो ए लाइन है इसकी मदद से हम सॉइल में इनऑर्गेनिक क्ले को और इनऑर्गेनिक सिल्ट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो जो ए लाइन है उसका जो हमारा इक्वेशन है, अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज लिक्विड लिमिट, यानी हमें एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट हमें पता है और उसकी प्लास्टिक लिमिट भी पता है, तो देन द सॉइल सिंबल इज, तो हमारा सॉइल सिंबल क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट ही क्या करता है, मदद करता है।